नमस्कार कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और हम जो है एग्रोनॉमी कवर कर चुके हैं काफ़ी। इससे पहले हम लोगों ने जो है आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पढ़ा था और आज जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है आपका वाटर रिसोर्सेस एंड सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये क्या होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पीपीटी बनाई है। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे पीपीटी आपको मैंने तैयार की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर जो है एक मेन सोर्स है हमारे किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स में जो है वाटर की सबसे ज्यादा नीड होती है और वो नीड किस किस फेज में होती है, कहाँ कहाँ होती है, क्यों आवश्यकता होती है, इसकी सारी जो है जानकारी आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं आज का ये हमारा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फर्स्ट पेज और ये हमारा चैप्टर 7 होने वाला है। हमने चैप्टर 6 जो है स्किप किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि चैप्टर 6 जो है छोटा है और अगर हमारे पास टाइम होगा तो आज इसी चैप्टर में हम उसको इसी के साथ जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप प्लांट, दो बार प्लांट गेट देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड थ्रू इरिगेशन। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है वाटर की जो सप्लाई होती है वो किन किन सोर्सों से होती है, तो नेचुरल और थ्रू इरिगेशन। नेचुरल सोर्सेस आपके क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि बारिश, बारिश आपका नेचुरल सोर्सेस हो गया, बाढ़ हो गई यानी फ्लड जैसे बोलते हैं, बाढ़, नदी और रिवर, ये सब आपके नेचुरल सोर्सेस हो गए। इरिगेशन थ्रू दी, हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं इरिगेशन, हम पंप के थ्रू इससे ले सकते हैं इरिगेशन। नेचुरल सोर्सेस सप्लाई द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वाटर रिक्वायर बाय द क्रॉप प्लांट इन मोस्ट ऑफ द प्लेस पर्टिकुलरली अंडर ह्यूमिड क्लाइमेट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेन सोर्स है वाटर का वो आपका नेचुरल सोर्सेस होते हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्सेस से अगर वाटर नहीं मिला तो हम आर्टिफिशियली तरीके से पानी निकाल भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है कि नेचुरल सोर्स इज द ब्रॉड सोर्स फॉर द वाटर। तो ये आपका रहेगा मेन पॉइंट। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके, एक तो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये आपका बारिश से संबंधित है, बारिश से जो बूंदें गिरती हैं उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, तो बारिश। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक वाटर ये भी वही है, सेम बारिश ही है। और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जब ये बारिश का जल हमारे जमीन में बैठ जाता है उसके पश्चात जब हम जमीन से इस पानी को निकालते हैं तो इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ये कुएं या ट्यूबवेल के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। फ्लड वाटर, कई कई जगह पर जो है फ्लड्स आती हैं, आपको पता है बिहार जैसा एरिया है और आपकी जो कोस्टल एरिया है वहाँ फ्लड वाटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इरिगेशन वाटर के सोर्सेस क्या क्या हैं, तो एक सरफेस वाटर है और एक ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर में आपको रिवर देखने को मिलेंगी और रिवर की जो सहायक नदियां होती हैं वो देखने को मिलेंगी। साथ में हमको कुछ ऐसी जैसे कि हमारा एक इंदिरा कैनाल है तो कैनाल हमें देखने को मिलेंगी। ऐसी कुछ कैनाल्स होती हैं जो बड़ी बड़ी नदी से, बड़े बड़े डैम से निकाली जाती हैं, वो इसमें देखने को मिलेंगी। और ग्राउंड वाटर में आपको ये ट्यूबवेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या है वाटर। अब वाटर का जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है सरफेस पर, वो आपका रिवर है। इनको आप लिख लेना, एक तो रिवर होगा आपका, एक लेक्स होगा यानी कि आपके तालाब और पॉन्ड्स, देन आपके रिजर्वर। और रिजर्वर क्या होते हैं दोस्तों, रिजर्वर वो होते हैं जिनमें हम जो है पानी को संग्रहित कर लेते हैं काफी लंबे समय के लिए ताकि जो आगे हम इसमें इस्तेमाल में ले सकें। और अब बात करें ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर में आपको मैंने बताया वेल्स, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंग्स आते हैं। ठीक है, ये आपके ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं, वेल, ये आपका ट्यूबवेल, स्प्रिंग्स, ये सब इसमें आते हैं। रेन वाटर का नेचुरल सोर्स आपको पता ही है, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक वाटर, ये आपके होंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इंडिया में जो है इरिगेशन किन किन चीजों से होती है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर बात करें इरिगेशन की, तो जो मेजर सोर्स है इंडिया में इरिगेशन का
मेजर सोर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में मेजर सोर्स क्या है इरिगेशन का, तो इंडिया में मेजर सोर्स की हम बात करें तो वो है आपके केनाल्स। केनाल्स, आप इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं आप इन्हें सर्च कर लेना। केनाल्स होते हैं, तो ये क्या है, मेजर सोर्स है इंडिया में। इसके बाद जो है फिर बेल्स आते हैं, बेल्स आते हैं, ठीक है, और आपके ट्यूब बेल्स आते हैं, ट्यूब बेल्स, ये आपके घटते क्रम में मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं टैंक्स, या जिन्हें टंकास अलग अलग स्थान पर कुछ कुछ कहा जाता है। तो फिर आते हैं आपके टैंक। इनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में होती है वो होती है आपकी केनाल, केनाल, ठीक है दोस्तों। फिर आपके बेल्स आएंगे, फिर ट्यूब बेल्स और टैंक आएंगे। अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट सोर्स है, मतलब जिससे सबसे ज्यादा, हम अब ऐसे बात करते हैं कि पूरा इंडिया में अगर बात करें तो केनाल है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर स्थान पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कोई सोर्स है, तो लार्जेस्ट सोर्स में आपका ट्यूबवेल दिखाई देगा। और ट्यूबवेल जो है आपका मोर देन या उसके बराबर 45% आपका जो है सिंचाई में योगदान करता है इरिगेशन वाटर एरिया में, ठीक है। अब जानेंगे हम इरिगेशन की इफिशियंसी, इंडिया में इफिशियंसी जानने वाले हैं। तो इंडिया में जो इरिगेशन की इफिशियंसी है, तो सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन द्वारा क्या इफिशियंसी होती है, ये इफिशियंसी क्या है मैं समझाता हूँ। पहले आप देख लीजिए आंकड़े, 35 से 40%, और स्प्रिंकलर के थ्रू है आपका 70 से 80%, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू है आपका 90 से 95%। इफिशियंसी से तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो उसमें तात्पर्य ये है कि अगर इन विधियों से हम अगर वाटर इरिगेट करते हैं खेत में, तो कितना परसेंट जो है वाटर यूज कर लिया जाएगा, उसकी दक्षता क्या होगी वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपका 35% है सरफेस इरिगेशन के द्वारा, मतलब 40% पानी इस्तेमाल किया गया, बाकी का 60% पानी जो है वेस्ट हो गया। स्प्रिंकलर में यही आपको 70 से 80% दिखाई देगा, मतलब 80% पानी इस्तेमाल कर लिया, बाकी का पानी जो है वेस्ट हो गया। ड्रिप इरिगेशन में 90 से 95% दिया है, मतलब इसमें लगभग 90% इस्तेमाल, और 95%, लगभग 95 या 90% आपका इस्तेमाल कर लिया, और शेष जो 5 या 10% है वो आपका जो है बर्बाद हो गया पानी। तो सबसे अच्छी मेथड कौन सी हो गई हमारे लिए, ड्रिप इरिगेशन। देन उसके बाद बात करेंगे तो स्प्रिंकलर, और सबसे आखिरी में बात करेंगे हम सरफेस इरिगेशन की। ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब जानते हैं कि जब वाटर का इतना फैलाव है, तो इसका प्लांट में क्या महत्व है उसको जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया जो है अक्रॉस द वर्ल्ड कितना वाटर बॉडी शेयर करता है। तो इंडिया आपका 4% वाटर बॉडी शेयर करता है पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कोस्टल का इतना परसेंट हिस्सा, मतलब टोटल जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनमें से हम लोग 4% जो है वाटर बॉडी शेयर करते हैं दुनिया के साथ, ठीक है। अब जो है वाटर का प्लांट में रोल देखेंगे कि आखिर प्लांट में क्या रोल है। तो सबसे पहला लाइन है हमारा, वाटर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, तो आप प्रोटोप्लाज्म को समझते हैं, डार्क कलर लेना पड़ेगा, रेड। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है सेल का लिक्विड, सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, या जिसे फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कोई चीज लिक्विड में है, तो उसके लिक्विड होने में कोई तो ऐसा संगठन है जो उसको लिक्विड बना रहा है। तो वो कौन बना रहा है, उसको बना रहा है क्या, हमारा वाटर। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का प्रोटोप्लाज्म है, किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है आपका वाटर से। आप भी जानते हैं कोई भी लिक्विड मटेरियल हो, चाहे वह दूध हो, घी हो, या कोई भी हो, अगर उसमें लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी दो ही कारण से हो सकती है, या तो उसमें ऑयल होगा या उसमें वाटर होगा। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ही आपका क्या होगा, लिक्विडिटी होगा। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें लिक्विडिटी का कारण क्या है, वाटर है।
दूसरा पॉइंट है हमारा, वाटर इज अ सोर्स ऑफ टू इसेंशियल एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ जैसा बताया उन्होंने टू एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैसे हुआ, तो देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन के दो अणु प्लस ऑक्सीजन का एक अणु है, तो ये इसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूट है, ये इससे मिलकर बना हुआ है, इसेंशियल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसकी आवश्यकता होती है पौधों में जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आपने जो है हमारा फोटोसिंथेसिस वाला अगर लेक्चर लगाया होगा तो मैंने उसमें समझाया था कि किस प्रकार जो है वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये वाटर की आवश्यकता होती है कब, जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। अब वो कैसे बनता है जरा उसको समझ लो। या मैं एक स्क्रीन ले रहा हूँ, ब्लैक स्क्रीन। देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में हम बाहर से लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, और हम प्रक्रिया करते हैं ये सनलाइट में, प्लस होता है हमारे पास क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो C6H12O6 बनता है। साथ में बनाते हैं हम ऑक्सीजन के 6 अणु, 6 अणु बनाते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो बनती है वो जल से बनती है, और CO2 से आपका जो ऑक्सीजन बनता है वो इसमें यूज कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए यानी सिंथेसिस करने के लिए, सिंथेसिस मीन होता है, सिंथेसिस जब भी आप पढ़ेंगे तो सिंथेसिस का एक ही मतलब होता है किसी चीज को बनाने की विधि में हेल्प करना, ठीक है। तो ये उस चीज को बनाने के लिए हेल्प करता है। तो जैसा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ा, H2O भी पढ़ा, लेकिन H2O में हम दो चीज पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी दो है होने को, तो इसमें भी हम दो पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों का क्या महत्व हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं C6H12O6, यानी ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज बनाने में आपका ये मदद करता है, और ग्लूकोज क्या है, तो ये प्लांट फूड है, प्लांट फूड है। देन फर्दर ये क्या होता है एनर्जी में डिवाइड होता है, और कई सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्लांट में अंजाम देते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर सर्व एज ए सॉल्वेंट ऑफ सब्सटेंस एंड अ मीडियम इन प्लांट अलाउइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन इनटू अकर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दोस्तों, पौधों में चलने वाली चयापचय क्रियाएं सभी किस पर निर्भर करती हैं, वाटर पर निर्भर करती हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं मेटेलिक फॉर्म्स और आपके मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जब तक ये मॉलिक्यूल से टूटकर अपने उस सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक ये प्लांट को प्राप्त नहीं होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर की उपस्थिति के कारण टूटते हैं और पौधों में जाते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये हो गया। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं हम भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जब पानी हम पी लेते हैं तब हमारी चयापचय क्रियाएं शुरू होती हैं, भोजन को पचाया जाता है। हम दिन में लगभग 4 से 5 बार पानी पी लेते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये जो क्रिया है वाटर के द्वारा होती है। सेम जो है प्लांट में भी कई सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा। मान के चलिए प्रोटोप्लाज्म को वाटर की आवश्यकता है, तो पौधे को वाटर नहीं मिल रहा है तो पौधे की पत्तियां सूख जाएंगे, पौधा जो है गिरने लगेगा, मुरझा जाएगा। ये सब क्रियाएं किससे चल रही हैं, वाटर से चल रही हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड हेल्प इन दी अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी सॉइल। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी जस्ट इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया है उसमें मैंने न्यूट्रिएंट्स आपको समझाया था। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्लांट अपटेक करता है वो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख लेना, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो ये जड़ें हैं आपकी, इन जड़ों से क्या होता है, माइन्यूट वाटर आता है। दो तरह के अपटेक होते हैं, पैसिव अपटेक और एक्टिव अपटेक। पैसिव अपटेक में क्या होता है दोस्तों, पहले जड़ जो है हल्का हल्का गीला कर लेती है अपने आसपास वाले एरिया को, उस एरिया में जहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का क्या है फिर मास फ्लो हो जाता है ऊपर की ओर। तो इस प्रकार जो है सॉल्युबल फॉर्म में उनको ले लिया जाता है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन इज द विटल प्रोसेस इन प्लांट एंड अकर अ पोटेंशियल रेट एज अलोंग वाटर इज अवेलेबल इन एडेक्वेट अमाउंट। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, समझते हैं दोस्तों। ये जो आपका ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन एक ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी
नेसेसरी इविल इन प्लांट। तो ये एक ऐसी घटना है जो बुरी है, लेकिन फिर भी पौधों को इसकी आवश्यकता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों? तो पौधे का जो पानी है, पौधे का पानी उसके स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में मिल जाए, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन होता है और एक इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन दोस्तों प्लांट्स में देखने को मिलता है, और इवेपो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अलावा हमारे जैसे कपड़े हम सुखाते हैं। इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन ये आपका प्लांट में भी देखने को मिलेगा और अदर में भी देखने को मिलेगा, प्लांट्स के साथ साथ अदर्स में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है दोस्तों? इसमें जब हम कपड़ा सुखाते हैं, छत पर आप देखना गीला कपड़ा सुखाते हैं और कुछ देर बाद जो है वह कपड़ा सूख जाता है, तो उसमें से पानी जो है वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन। अब पौधों का पानी उड़ जाता है, वो कैसे उड़ता है? तो पौधों की जो पत्तियां होती है दोस्तों, ये जो पौधे की पत्ती है, इसमें क्या है, माइन्यूट, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, ऐसे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा क्या करते हैं, जो पानी हमारे पत्तियों में होता है वो इससे बाहर आके इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो इन्वायरमेंट में जो पानी मिल गया वो वापस तो आना नहीं है प्लांट में, तो ये तो एक खराब क्रिया है, क्योंकि हम तो पौधे को पानी दे रहे हैं, पौधे से पानी बाहर निकल रहा है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के। तो ये तो गलत है, लेकिन ये सही है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि मान के चलिए अगर हम यूरिन को बाहर ना निकालें, यूरिन निकालने का बाहर कोई व्यवस्था नहीं होती, तो क्या हम इतना पानी अपने शरीर में स्टोर कर सकते थे? नहीं कर सकते। हमें जितनी आवश्यकता है उतना हम जो है स्टोर कर लेते हैं। बाकी पानी को हम जो है, अब जैसे कोई वाटर हो गया, उसका इस्तेमाल हो गया, अब जो है नए वाटर की आवश्यकता है, तो हम यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देते हैं। सेम जो है प्लांट विस्टोमेटा के थ्रू इसे बाहर निकाल देते हैं और नए पानी का अपटेक करते हैं। ये थ्योरी चलती रहती है ट्रांसपिरेशन पुल के मदद से। ट्रांसपिरेशन पुल चलता है, और ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब ये है दोस्तों कि जितना आवश्यक है उतना आपको पानी मिलता रहेगा, मतलब एक रेगुलेशन बना रहेगा। तो एक रेगुलेशन के लिए हमारे शरीर में, पौधे के शरीर में क्या चलता है, ट्रांसपिरेशन। ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है वाटर को। ठीक है, अब कितनी आवश्यकता है पौधे को उतना पानी वो स्टोर करेगा और बाकी का पानी जो है बाहर निकाल देगा ट्रांसपिरेशन में। तो ट्रांसपिरेशन के साथ में आपको इवेपो ट्रांसपिरेशन दोनों समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो इसको जब फिजियोलॉजी पढ़ी जाएगी तब समझाया जाएगा और अच्छे से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज एसेंशियल इन हाइड्रोलिक प्रोसेस इन द प्लांट, इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। देखो स्टार्च आपका क्या है, जटिल फॉर्म में होता है, और शुगर भी आपका जटिल फॉर्म में होता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे या आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपको पता होगा कि स्टार्च जो है सबसे ज्यादा जटिल पदार्थ है, उसके बाद जो है शुगर आते हैं। ये मोनो और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो स्टार्च जो है आपका, मुझे आई थिंक याद नहीं है, लेकिन ये शायद पॉलीसैकेराइड है और ये आपका डाइसैकेराइड होगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका जो है जटिल होते हैं, और जटिल से सरल में बदलने के लिए पानी इसमें हेल्प करता है। तो स्टार्च से शुगर में बदला जाता है, तो इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोलिक प्रोसेस भी एक प्रकार का स्टोमेटा ओपन करके, जैसे मान के चलिए हमें हमें एक्सेस वाटर को बाहर निकालना है, तो ये हाइड्रोलिक प्रोसेस के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है वाटर हेल्प टू मेंटेन दी टर्जिडिटी ऑफ सेल वॉल। अब ये क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूं। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होती है? तो टर्जिडिटी जो है वाटर जो सेल का शेप और साइज बनाती है, शेप और साइज बनाती है। अब टर्जिडिटी क्या होती है दोस्तों? टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी ये दो चीज हम समझेंगे, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी। ठीक है, फ्लैसिड हो जाती है कभी कभी वो सेल। तो क्या होता है ये टर्जिडिटी, हम समझते हैं इसको। तो दोस्तों ये आपका सेल है, मान के चलिए ये आपका एक सेल है। अभी इस सेल का कोई शेप नहीं है, ठीक है, और इसमें जो है वाटर कंटेंट होगा, तब ये सेल का कुछ इस प्रकार शेप दिखाई देगा आपको।
ये सेल का शेप हो गया। तो ये जो इसका शेप है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है जो वाटर के कारण है, वो उसी के कारण है। ठीक है, और टर्जिडिटी जो क्या कहलाता है, टर्जिडिटी इसका फूलापन, फूलापन, फूलापन जो होता है वो इसकी टर्जिडिटी होती है। और फ्लैसिडिटी क्या होती है, तो फ्लैसिडिटी आपकी ये होगी। ठीक है, ये जो किशमिश की तरह आपको दिखेगा, किशमिश की तरह सेल दिख रहा है। किशमिश आप जानते होंगे, जिसको दाख कहा जाता है, ये आपके अंगूर से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये फ्लैसिड हो गई, फ्लैसिड अवस्था में ऐसी दिखेगी, और जब फूली हुई दिखेगी तब ये इस प्रकार दिखेगी। तो टर्जिडिटी किसके लिए जिम्मेदार है, शेप और साइज के लिए। और ये किससे बन रहा है, अपना वाटर से बन रहा है। फ्लैसिडिटी भी वाटर के कारण हो रहा है। जब वाटर बाहर आ जाएगा तो फ्लैसिड हो जाएगी, और अंदर रहेगा तो ये कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक टर्जिडिटी इज द प्रेशर, एक प्रकार का प्रेशर है। जो क्या होता है ये प्रेशर, ये अंदर से सेल पर प्रेशर लगाया जाता है बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों, और ये इसके शेप साइज को मेंटेन करता है। अब इधर है हमारा अगला, अगला पॉइंट है हमारा, वाटर हेल्प इन द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन सोइल। तो सोइल में जो केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उनके लिए भी जिम्मेवार कौन है, हमारा वाटर है। अब वो कैसे है दोस्तों, तो आप बायोलॉजिकल प्रोसेस समझिए। बायोलॉजिकल क्या है दोस्तों, हमारे जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन आ रही है और प्लांट्स उसको अपटेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां जो है ऑक्सीजन हम राइजोबियम को प्रदान कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वे कहाँ से आ रहे हैं, वो वाटर के थ्रू आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा H2O, H2O में आपके दो मॉलिक्यूल हैं, एक तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक जो है ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन जो है आपका बायोलॉजिकल रिएक्शन कर रहा है। इसके अलावा कई सारे हमारे जीव होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि स्पून एक स्पून सोइल में आपके लगभग 1.5 मिलियन तक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो इतने सारे जीवों को भी वाटर की आवश्यकता होती है, तो उनको कैसे हम वाटर प्रदान करेंगे। तो ये सब जो है बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जैसे आपके रिडक्शन हो गया आपका, और आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गई, ये सारी चीजें भी तो केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल, फिजिकल जो है आपने देखा होगा, सॉइल का भुरभुरा होना और गीला हो जाना, ये सब क्या है, ये फिजिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लीव्स गेट हीटेड अप विथ सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडियंस है उससे क्या होती है, हमारी पत्ती जो है बहुत हीटेड हो जाती, गर्म हो जाती है। प्लांट डिसिपेट हीट बाय द इनसी ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन करके हीट को कैसे डिसिपेट करेंगे, तो देखो दोस्तों, जो वाटर कंटेंट बाहर निकलेगा तो नया वाटर उस पत्ती में पहुंचेगा, और नया पत्ती में जो वाटर आ रहा है वो ठंडा होगा। तो इस प्रकार जो है रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर कर रहा है। वाटर एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द हाई और लो टेम्परेचर इंजरी एज इट इज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यही था, मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, ये है सोइल वाटर कैन मेनली बी क्लासिफाइड इनटू थ्री हेड्स। तो जो हमारी सोइल का वाटर होता है उनको थ्री भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है दोस्तों, ऐसा जल जो पानी में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उसके कारण जो है इसका बहाव बहुत जल्दी होता है, ये बहुत तेजी से नीचे की ओर जाता है, इसलिए ये पौधों को प्राप्त नहीं होता, पौधे इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, पौधों को इसकी प्राप्ति नहीं होती है। कैपिलरी वाटर एकमात्र वाटर है जो पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, इसमें कोलाइड फॉर्म में, कोलाइड फॉर्म में वाटर जो है, वाटर सोइल, सोइल के मॉलिक्यूल से, सोइल मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, सोइल मॉलिक्यूल से आपका वाटर जो है जुड़ जाएगा। तो ये अभी मैं आपको चित्र के द्वारा भी बताऊंगा, थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो जो आपका ग्रेविटेशनल वाटर है, व्हेन सफिशिएंट वाटर इज एडेड टू दी सोइल, मतलब जितनी आवश्यकता उतना पानी दे दिया या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी दे दिया, तब वाटर क्या करता है, ग्रेजुअली फिल दी पोर सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है कि जो जो सोइल में पोर्स होते हैं, अब जैसे मान के चलिए ये है सोइल,
ठीक है। ये इसमें ये जो पोर्स दिख रहे हैं ये तो ये जो पोर्स होते हैं ये फिल हो जाए ना वाटर से, ठीक है, द एयर कंप्लीटली फ्रॉम सोइल और एक्सपेलिंग द एयर कंप्लीटली फ्रॉम, और जो सोइल में एयर थी वो बाहर आ जाए। अब वेल ड्रेन सोइल कैन नॉट रीच दिस स्टेज, जो अच्छी और वेल ड्रेन सोइल होती है वो इस स्टेज को कभी नहीं प्राप्त करती है। कंप्लीट सेचुरेशन एज वाटर स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी थ्रू द सोइल पोर्स, when the gravity exceeds soil water tension, the water in the macropores are generally affected, the water is not available to the plant। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके ये सॉइल्स हैं, ये सॉइल्स हैं, सॉइल के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए। अब इनमें जो गैप है, ये जो पोर है, ये पोर अगर वाटर फिल कर दे, वाटर अगर इन पोर्स को फिल कर दे तो ये पूरे भर जाएंगे, और भर जाएंगे तो इससे आपकी जो है एयर बाहर निकल जाएगी, और एयर बाहर निकल जाएगी तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें बढ़ जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ऐसा बढ़ेगा कि जो सारा वाटर कंटेंट है वो पौधों की जड़ों से होते हुए सीधा जो है नीचे चला जाएगा, मतलब इतना नीचे चला जाएगा कि जड़ क्षेत्रों से बाहर चला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल वाटर पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसके जड़ों से बाहर चला जाता है, और पौधों में जो है वाटर किस कहाँ आवश्यक होता है, तो जड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक होता है। अगला है हमारा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है दोस्तों? द वाटर इज रिटेन इन द सोइल आफ्टर द सेसेशन ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट इज द कैपिलरी वाटर। क्या लिखा है? द वाटर इज रिटेन्ड इन द सोइल आफ्टर द सीजेशन ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट इन द कैपिलरी वाटर। ये क्या कहलाता है? कैपिलरी वाटर। द सोइल वाटर टेंशन एट दिस स्टेज, जो सोइल की वाटर टेंशन है उसको एटमॉस्फेयर में हम मापते हैं। किसमें? एटमॉस्फेयर में। वो कितनी है? 1 से 10 है आपकी, 1/10 टू 1/3 होती है, ठीक है। एक बार ये स्टेज, वंस दिस स्टेज हैज रीच दी soil cannot hold any more water and the excess water tend to move downward under gravity. Capillary water is also known as the water of cohesion. This water held at the tension of 1/3 to 31 atm and much of its in fluid state। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। देखो क्या बताया है इसमें। जो आपका कैपिलरी वाटर है दोस्तों, कैपिलरी वाटर एकमात्र पानी है जो पौधों को प्राप्त होगा, ठीक है। ये किस आपको किस एटीएम तक प्राप्त होगा, किस एटमॉस्फेयर प्रेशर तक प्राप्त होगा? तो 1/3 टू 31 एटमॉस्फेयर। इसको कहा जाता है वाटर ऑफ कोहेजन। क्या होता है कोहेजन? क्या होता है दोस्तों? सेम मॉलिक्यूल का जुड़ा हुआ रहना, यानी वाटर से वाटर का जुड़ा हुआ रहना और एक जगह पर निश्चित होना। तो ये हो गया आपका कैपिलरी वाटर। और ये वाटर जो है अगर इसको प्लांट होल्ड नहीं करेगा तो ग्रेविटेशनल के पुल के द्वारा ये नीचे चला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको नीचे ले जाए उससे पहले प्लांट इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कारण क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल वाटर में एक्सेस वाटर होता है, लेकिन कैपिलरी वाटर जब फिल होता है तब एक्सेस वाटर नहीं होता और एरेशन जो है प्रॉपर होता है। एरेशन प्रॉपर होता है तो पानी जो है उसमें रुका हुआ रहता है पोर्स में, तो वाटर का इस्तेमाल पौधे कर लेते हैं। देन जो एक्सेस वाटर बचता है उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे चला जाता है। आगे चलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, द वाटर दैट एन ओवर ड्राई soil absorbed when they exposed to air saturation with water vapor is termed as hygroscopic water. It occurs as a very thin film over the surface of soil particle and is held टेंशियली एट द टेंशन ऑफ 31 एटमॉस्फेयर। तो जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है आपको याद रखना है 31 पर होता है। ये इसे हिंदी में कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर। देखो दोस्तों, हाइड्रोस्कोपिक वाटर में हमने पहले ही बताया था कि कोलाइड फॉर्म आपका देखने को मिलेगा आपको। तो कोलाइड फॉर्म में ये देखो वाटर जो है सोइल पार्टिकल से चिपक जाता है। कोलाइड फॉर्म में आपका सोइल पार्टिकल से हमारा वाटर चिपक जाता है। तो इस पानी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस पानी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधि हैं, तो मैं उन्हें जो है ये आपके निकट दृष्टि से वो आपकी जो है एग्जाम दृष्टि से सही नहीं है, मतलब वो आपके काम नहीं आने वाला। निकट दृष्टि के लिए सॉरी, वो मुंह से निकल जाता है। कोलाइड फॉर्म है तो इससे जो है कैसे इसकी प्राप्ति हमें जो है प्राप्त होगा मृदा को, उसके लिए कई सारी मेथड्स होती हैं दोस्तों, लेकिन वो मेथड्स हम जो है फील्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या है सर? तो ये तब प्राप्त होगा जब अच्छा टेम्परेचर हो जाए, और वो टेम्परेचर के कारण क्या है, ये कोलाइड मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। कोलाइड मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे और जो कोलाइड मॉलिक्यूल्स टूट गए उसके बाद जो है ये
किसको प्राप्त हो जाएगा, हमारी सॉइल को प्राप्त हो जाएगा। अब जब फील्ड में इसको देखा जाता है तो सैंपल ले लिया जाता है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इस सैंपल को लगभग 500 ग्राम सैंपल लिया और उसको लगभग अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके देखा। तो उन्होंने पाया कि इसको गर्म करने पर ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यही है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो है प्लांट को प्राप्त हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है वाटर अडहेर टू दी सॉइल पार्टिकल। अडहेर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये वाटर है एक प्रकार का मॉलिक्यूल है और सोइल एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो इसे अडहेरेशन कहा जाता है, और जब सेम मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसे कोहेजन कहा जाता है। अगला है हमारा कैपिलरी वाटर। वाटर हेल्ड इन दी लार्ज पोर्स, जो लार्ज पोर है उसके बीच में वाटर स्थित होता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये एकमात्र वाटर है जो क्रॉप्स के लिए अवेलेबल होता है। वही बात करें ग्रेविटेशनल वाटर, तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर भागता है और ये प्लांट जड़ों से होते हुए निकल जाता है। तो वाटर ड्रेन थ्रू दी सोइल प्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें आपकी फील्ड कैपेसिटी क्या रहती है, तो ये जो है फील्ड कैपेसिटी एक 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 अपॉन 3 बार रहेगी और इसमें बिल्टिंग पॉइंट पर 15 बार रहेगी। ये आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। आगे है सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट। ये क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर वाटर की क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है प्लांट को, और ये किस रेंज पर यानी किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अवेलेबल होती हैं। जैसे सैचुरेशन कैपेसिटी कब होती है, क्या होता है सैचुरेशन कैपेसिटी, ऑल पोर्स फिल्ड विद द वाटर एक्सेस ड्रेन क्विकली। तो जो सभी पोर्स होते हैं वो आपके क्या है, पानी से भर जाते हैं, तब इसको कहा जाता है सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी जो है कब आती है, जब फ्लूइड आ जाते हैं हमारे, तो उस समय आपका जो है सैचुरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है। और इस समय हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मिट्टी में, तो वो होता है 1/3 ATM। क्या ये पानी पौधों को अवेलेबल होता है, नहीं हो पाता है, नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है हमारा फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, वाटर लेफ्ट आफ्टर ग्रेविटेशनल ड्रेनेज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ड्रेनेज हुआ उसके बाद जो पानी फील्ड में बच रहा है उसे हम बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी, और इसे ही हम बोलेंगे बेस्ट कंडीशन फॉर ग्रोथ। मतलब जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है स्टेज, वो आपकी क्या होगी, फील्ड कैपेसिटी स्टेज होगी। और ये कितने बार तक होता है हमारा, तो 1/3 टू 1/10 ATM या -0.33 बार ये होना चाहिए, और ये जो है प्लांट को अवेलेबल होता है। परमानेंट विल्टिंग क्या होती है, प्लांट विल्ट परमानेंटली कैन नॉट रिकवर, यानी कि पौधों में पानी की ऐसी कमी आना कि जिसे पानी देने पर वापस नहीं लाया जा सकता, वो आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और ये आता है आपका 15 ATM के आसपास। ये पौधों को बिल्कुल प्राप्त नहीं होती क्योंकि इसमें तो पानी सूख ही गया पौधे को। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, थिन फिल्म ऑफ वाटर बाउंड टू सॉइल पार्टिकल। वही जो मैंने अभी आपको समझाया हाइड्रोस्कोपिक वाटर में, ये आपका 31 ATM और इससे ज्यादा पर प्राप्त होता है। ये भी आपके पौधों को प्राप्त नहीं होता, लेकिन मिट्टी में होने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसको एक टेम्परेचर चाहिए जिससे जो पानी वो है अलग हो सकता है। अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, तो वाटर बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच की जो जल की अवस्था होती है उसे कहा जाता है अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, AWC कहा जाता है। और ये होता है अपना 1/3 से 15 ATM तक होता है, और ये रेडिली अवेलेबल होता है, मतलब कि ये आवश्यकता के आधार पर, पौधों में आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध होता है। आगे बात करें सोइल मॉइस्चर टेंशन, द मॉइस्चर हेल्ड इन द सोइल अगेंस्ट द ग्रेविटी मे बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मॉइस्चर टेंशन। मॉइस्चर टेंशन किसे कहा जाएगा, तो ऐसा मॉइस्चर जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में बना हुआ है मिट्टी में, उसे सोइल मॉइस्चर टेंशन कहा जाएगा। अब कुछ क्रॉप्स हैं उनमें कुछ स्टेजेस हैं जिन पर उन्हें जो है पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। अगर उस समय पानी नहीं दिया तो हमारा जो है फूड स्टेज यानी कि जो हमारा हम जिसके लिए ग्रोइंग कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेन के लिए, ठीक है, पल्स के लिए, तो वो स्टेज उसमें नहीं आ पाएगी। तो इन स्टेज पर हमें पानी देना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा राइस में आपका इनिशियल टिलरिंग स्टेज ये 7 डेज पर होता है,
ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा होगा। बीट में एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है क्राउन रूट इनिशिएशन, 20 डेज 21 डेज पर होता है। ठीक है, ये तो आप पढ़कर आए होंगे। और बीट में और भी स्टेज होती हैं, जैसे कि टिलरिंग स्टेज है, जॉइंटिंग स्टेज है, बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्क एंड डग, और बूट स्टेज, डग स्टेज। लगभग हम बीट में 5 से 6 बार इरीगेट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं, और ये सब स्टेज 20 से 25 दिन के अंतर पे काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, पल्सेस में जो मेन रहता है उसमें फ्लावरिंग एंड पॉडिंग स्टेज रहती है। फ्लावरिंग एंड पॉडिंग में क्या होता है, तो पॉड जिस समय बनते हैं उसको बोला जाता है पॉडिंग स्टेज। जैसे कि आपने ग्राउंड नट में देखा होगा, पैगिंग स्टेज पर बनाते हैं। तो ग्राउंड नट में क्या है दोस्तों, पैग निकलते हैं बाहर, उस समय जो है आपको वाटर देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर उस समय पानी नहीं दिया तो पैग मर जाएंगे, आपके पैग टूट जाएंगे। ठीक है, फिर जो पीस होते हैं उसमें क्या प्री ब्लूम स्टेज होती है। और बरसीम है आपका, बरसीम में आफ्टर ईच कटिंग, हर कटिंग के बाद हमें जो है बरसीम में पानी देना चाहिए। और जो हमारा ग्राम है यानी कि चना है, उसमें प्री फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग स्टेज पर दिया जाता है, मतलब एक बार फ्लावरिंग से पहले और एक बार फ्लावरिंग आने पर। ठीक है, पीजन पी में क्या होता है, फ्लावर इनिशिएशन और पॉड फिलिंग। पॉड फिलिंग क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका पॉड है और इस समय ये माइन्यूट माइन्यूट डॉट्स आते हैं, तो ये जो फिल हो रहे हैं, जब ये इस साइज में आ जाएंगे तो ये बड़ा पॉड हो जाएगा। तो ये जो फिल हो रहा है उस समय हमें वाटर देने की आवश्यकता होती है पीजन पी में। फिर आपका ये है सोरगम यानी कि ज्वार। इसमें इनिशियल सीडलिंग स्टेज पर होता है यानी छोटी अवस्था में, फिर प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग और ग्रेन फॉर्मेशन में। सेम बार्ली में देखें तो बूट स्टेज और डग स्टेज होती है। बार्ली के अलावा आप पर्ल मिलेट में भी यही सेम स्टेज देखेंगे। पर्ल मिलेट में भी एक आपका बूट स्टेज और एक आपका डग स्टेज होता है। और मेज में क्या होता है, अर्ली वेजिटेटिव और टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज, ये इसकी दोनों मेन स्टेज है। टेसलिंग जो है इसका मेल पार्ट है, और लड़कियां जैसे सिल्क होती हैं तो ये आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है क्रिटिकल स्टेज वाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा आज वाटर रिसोर्सेस एंड रिलेशन विथ वाटर। तो इसके अलावा हमारा आज जो है एक चैप्टर और रहा है, उसको हम समझ लेते हैं। हमारा पास कितना टाइम है, तो टाइम हो गया है 37 मिनट। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, और अगला लेक्चर होगा तो वो हमारा किस बेस पर होने वाला है, आपका टॉपिक रहने वाला है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वैसे मैं आपको समझा ही देता हूँ टाइम क्या हो गया है दोस्तों, ये 2 स्लाइड का चैप्टर है और मामूली सा चैप्टर है, अभी समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आईपीएम से रिलेटेड इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन समझिए पहले तो। इंटीग्रेशन 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 होता है दोस्तों जब कई सारी चीज़ों को आपस में मिलाया जाए, कई सारी चीज़ मिलाई जाए, कई सारी प्रक्रिया मिलाई जाए, या कुछ भी मान लीजिए वस्तु या किसी चीज़ को कई सारी प्रक्रिया मिलाई जाए, तब इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। यानी बहुत सारी मेथडों का इंटीग्रेशन करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रेफर टू द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी and plant nutrient supply at optimum level for the sustaining the desired productivity through the optimization of benefit from all possible sources। यानी कि जब हम विभिन्न मेथडों का इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि कई सारी मेथड हैं जिसमें केमिकल मेथड भी होगी, फिजिकल मेथड भी होगी, बायोलॉजिकल मेथड भी होगी, ऑर्गेनिक मेथड, ये सब मेथड का इस्तेमाल करके, जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया, नॉन ऑर्गेनिक हो गया और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इन सब का हम जो है एक साथ इस्तेमाल करके क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, तब इसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या कर रहे हैं हम जो है इन सभी मेथडों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं। अब एक साथ मिला रहे हैं तो क्या एक साथ इस्तेमाल करेंगे, नहीं। इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑर्गेनिक का इस्तेमाल, फिर करेंगे हम इनऑर्गेनिक का इस्तेमाल, देन जब हमें समझ आने लगेगा कि इन दोनों से कुछ नहीं हो रहा तो हम बायोलॉजिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ एंड हायर प्रोडक्टिविटी। हम क्या करेंगे, आज आपने देखा होगा फसलों में जो है यूरिया इस तरह फेंका जा रहा है कि किसान समझ तो रहा है कि फसलें तो आ रही हैं,
लेकिन फील्ड खराब हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वह इस प्रकार यूरिया फेंक रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो रेगुलेटेड करना पड़ेगा उस चीज को, जितनी आवश्यकता है उतना हमें फील्ड में न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहिए। तो रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ, जो हमारी क्रॉप ग्रोथ को आवश्यक है उसके लिए जितना आवश्यक है उतना देना चाहिए। इससे क्या होगी, हमारी हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पर हम वेस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, दूसरा है इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी का जो इम्प्रूवमेंट होना है, जो मेंटेनेंस होना है, वो भी हम इसमें देखेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। फिर दूसरा है जीरो एडवर्स इम्पैक्ट। अब जीरो एडवर्स इम्पैक्ट कैसे होगा दोस्तों, तो देखो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल। सबसे पहले हम क्या है, ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक से संभल जाता है तो हम जो है इनऑर्गेनिक पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक से नहीं हुआ तो फिर हम बायोलॉजिकल यूज करेंगे। और जब बायोलॉजिकल से भी नहीं होता है तो हम करेंगे इनऑर्गेनिक यूज। तो इनऑर्गेनिक को हम सबसे लास्ट में यूज कर रहे हैं, देखो वही लिखा है यहाँ, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर्स, मैन्युअर्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो इनोकुलेंट। तो इनसे क्या होगा दोस्तों, जो केमिकल हम लोग यूज कर रहे थे उनसे जो है वातावरण में जो नुकसान होने वाले थे उनको हमने कम कर दिया। क्यों कर दिया कम, क्योंकि सबसे पहले हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, देन हम बायोलॉजिकल इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें लगता है कि अब इनसे कुछ नहीं हो रहा, तब हम न्यूट्रिएंट्स के लिए बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल, वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं आपके। तो जो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो आपके एनपीके हैं। कोई मुझे बताएगा यूरिया कैसा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, कैसा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑर्गेनिक मैन्योर आपके देख लीजिए, जो इसमें वर्मी कंपोस्ट दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। और इनऑर्गेनिक में आपके और भी आते हैं, जैसे डीएपी आता है, एमओपी आते हैं। ठीक है, ये जो है मेन आते हैं। और ग्रीन मैन्योर, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये दोस्तों ढेंचा का प्लांट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ढेंचा के बारे में बहुत बताया जाता है, और ढेंचा के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में विस्तृत रूप से बताया है। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो ये एजोफोस है, एजोला से बना होता है, एजोला से बना होता है, इसे एजोफोस कहा जाता है। एजोला क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके अलावा और भी कई सारे बायो फर्टिलाइजर होते हैं दोस्तों। राइजोबियम करता है, तो राइजोबियम का जो है इस प्रकार कंटेंट नहीं बनाया जा सकता, एजोला का बनाया जा सकता है, इसलिए इसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में मार्केट में बेच सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। आगे देखो एडवांटेज, इसके क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज हम पढ़ते हैं, इनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लाइड एज वेल एज नेटिव सॉइल न्यूट्रिएंट। तो सॉइल न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। synchronize the nutrient demand on the crop with nutrient supply from the native and applied sources। applied source और native source दोनों अलग अलग हैं। native source क्या होता है, native source plant का होता है soil, पहले वो soil से लेगा, ये उसका native source है, मतलब जहां से वो लेते आ रहा है उसी जगह को उसका native source बोलेंगे। applied source जैसे कि हमने बायो फर्टिलाइजर दे दिया या फिर हमने केवल फर्टिलाइजर दे दिए, तो ये अप्लाइड सोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो इसका जो है सिंक्रोनाइजेशन होगा। सिंक्रोनाइजेशन हम कैसे करेंगे, तो हम जैसे अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालेंगे तो बेसिकली नेटिव नेटिव के थ्रू हम डाल रहे हैं। अगर वो प्लांट को हम नेटिव पर लाना है, यानी उसका जो सोर्स नेटिव बनाना है, तो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे। अगर अप्लाइड बनाना है तो हम जो है बाहर से इनऑर्गेनिक कंटेंट डालेंगे। provide balanced nutrition to crop and minimize the antagonistic effect resulting from the hidden deficiencies and nutrient imbalancing। ठीक है, तो कुछ डेफिशिएंसी जो हो जाती है प्लांट में उनका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है उसको भी सही बैलेंस में लाएंगे। ठीक है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये विपरीत इफेक्ट होता है। जैसे मान के चलिए आपने एक अच्छे इफेक्ट के लिए डाला और एंटागोनिस्टिक यानी उसका उल्टा हो गया। ठीक है, इम्प्रूव दी सस्टेन द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सॉइल, मैंने समझा दिया आपको। मिनिमाइज द डेटोरिएशन ऑफ सॉइल, डेटोरिएशन मतलब होता है आपका इरूजन, तो आपका इरूजन भी हम लोग इससे कम कर लेंगे। कैसे कम कर लेंगे, हम ढैंचा बोएंगे, ढैंचा बोएंगे किसमें, फील्ड में। और ढैंचा क्या करता है, तो ये जड़ों से जो है सोइल को पकड़ता है। तो इस प्रकार जो है सोइल इरोजन को कम किया जा सकता है। वाटर एंड इकोसिस्टम को प्रमोट करना, कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन, रिडक्सिंग न्यूट्रिएंट लॉसेस टू ग्राउंड एंड सरफेस वाटर बॉडीज एंड टू एटमॉस्फेयर, ये आपका हो जाए। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो सोइल सोर्स में आपका mobilizing unavailable nutrient and to use appropriate crop varieties, cultural practice and cropping systems। मिनरल फर्टिलाइजर में आपका सुपर ग्रेनुल्स, कोटेड यूरिया, डायरेक्ट यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रॉक PO2 फास्फोरस।
सुपर ग्रेनुल्स और कोटेड यूरिया। सुपर ग्रेनुल्स तो आप जानते होंगे, ग्रेनुल्स के रूप में हम जो है फर्टिलाइजर देते हैं। कोटेड यूरिया क्या होती है, तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, यूरिया जब हम फील्ड में डालते हैं तो यूरिया लीचिंग प्रोसेस के द्वारा नीचे चली जाती है और पौधे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस पर हम जो है कोट कर देते हैं, कोटिंग होती है, नीम नीम ऑयल्स इनकी होती है कोटेड। तो जब कोट कर दिया जाता है तो जो जो फास्ट जो है रिलीज कर रही थी, वो आपकी स्लो रिलीजिंग यूरिया हो जाएगी। तो अब जब है यूरिया आप डालोगे तो स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन आपका निकालेगा। इससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, मतलब सीधा जो है जमीन में नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक सोर्स हम इस्तेमाल करेंगे FYM, और क्रॉप बेस्ड रेसिड्यूज, सीवेज, स्लज और इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज करेंगे। बायोलॉजिकल सोर्स में हम माइक्रोबियल इनोकुलेंट सब्स्टिट्यूट डालेंगे, 15 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इससे प्राप्त हमें होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।